Student, we are continuing the revision of second chapter, the particles and their basic units और atoms and molecules. स्टूडेंट, इसमें जो हमने चीज़ें कवर की है अभी तक वो है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ जो आपके गिवन है. फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकंड लॉ इज़ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये दो जो लॉ है, इन लॉ को एक्सपेरिमेंटली शो किया गया ना, विथ एग्जांपल इसको शो किया साइंटिस्ट लोगों ने. तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने देखा था तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था, मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ पर ये जो था, यानी कि इसको एक्सपेरिमेंट करके फिर उन्होंने बताया कि ये मास जो है वो कभी कन्वर्ट नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. जैसे कि हमने देखा था कि कर्ड यानी कि मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो केमिकल रिएक्शन में जो हमारा स्टार्टिंग में जो मिल्क था उसका जो मास है वही मास हमारा आफ्टर कर्ड बनने के बाद में भी आपका वही मास आपको देखने को मिला है ना. तो क्या लिखा है यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ मास. तो मास कंजर्व रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. ये एक लॉ दिया था. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब क्या होगा, यानी कि हमने डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से वाटर जैसे कि हमने लिया था है ना, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, टेप, लेक, सी वाटर है ना. तो ये सब जितने भी टाइप के वाटर थे इनमें वाटर का जो प्रोपोर्शन था है ना, प्रोपोर्शन क्या था इसका, 2:, यानी कि हमने सिंपलेस्ट प्रोपोर्शन निकाला था 1:8 प्रोपोर्शन था. ठीक है, H2O का. तो यहाँ पर ये जो सिंपलेस्ट रेशो है, ये आप कहीं भी किसी भी सोर्स से आपने वाटर लिया बट वो जो रेशो है वो क्या है, सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, किसी भी सोर्स से लिया हमने तो वो आपका क्या रहा, बिल्कुल कांस्टेंट रहा. क्लियर हुआ. अब देखो ये दो जो लॉ है, इन लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कौन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने काफ़ी मतलब एक्सप्लेन किया है इन दोनों लॉ को. तो डाल्टन जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1808, ये हम पढ़ते हैं अभी, तो 1808 में आपका डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये इन दोनों लॉ को एक्सप्लेन किया है और कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं. उन पोस्टुलेट्स को हम आज पढ़ते हैं. फर्स्ट लाइन में ही गिवन है क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं. तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स इज दिस, ऑल द मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. अब ये जितने भी टाइप के मैटर आपको अपने सराउंडिंग में दिखते हैं, सॉलिड, लिक्विड है ना, और गैस, तो ये जितने भी टाइप के मैटर आपको दिखते हैं ये टाइनी पार्टिकल से मेड है. अब टाइनी पार्टिकल का ही क्या नाम है, स्मॉल, क्या नाम है, एटम है. ठीक है, यही चीज़ हमने पढ़ा था. तो डॉल्टन ने फर्स्ट पोस्टुलेट ये दिया. सेकंड पोस्टुलेट क्या है इनका, ऑल ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स आएगा यहाँ पर है ना. यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, ऑल लिखना है यहाँ पर आपको. ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. यही चीज़ बताया था हमने. कोई भी एलिमेंट होता है यानी कि कोई भी पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल होता है, वो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो कभी भी ना तो वो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉयड होगा है ना. तो वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, वो क्रिएट भी नहीं होता, वो एज इट इज़ बना रहता है. क्लियर हुआ. यानी कि समझ रहे हो ना आप लोग इस चीज़ को. कोई भी पार्टिकल होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो ये एक लॉ था जो आपका फर्स्ट लॉ, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है. ठीक है, डॉल्टन ने जो थ्योरी, जो पोस्टुलेट दिया है वो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग दिया है, फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है. पार्टिकल्स कैन नॉट, दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट वाला जो पोस्टुलेट है वो ये है, द कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड. कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना तो वोल नंबर में आता है. कैसे, जैसे देखो यहाँ पर H2O का जो फॉर्मेशन होगा तो ये H2 प्लस O2 के कॉम्बिनेशन से हुआ है, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है, आफ्टर देन H2O का फॉर्मेशन हुआ है. अब देखो यहाँ पर ये जो आपका H2 है, यहाँ पर कौन सी यूनिट आई है, यहाँ पर एक यूनिट है. अब देखो इसको जब इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं ना, बैलेंस करना मतलब कि इस वाले प्लेस पर आप देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, सिंगल एक है.
ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन 1 है तो इस वाले केस में ऑक्सीजन 2 है। जैसे जब बैलेंस करेंगे तो इस बैलेंस को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इस वाले प्लेस पर हम 2 लगा देंगे। जैसे ही हमने 2 लगाया तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 2 ज़ा 4 हो गई, है ना। तो 4 हो गई, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने, यहाँ पर तो आपका 2 है, यानी कि देखो इक्वेशन जब हम बैलेंस करते हैं ना, ये हम 10th में सीखेंगे, बट अभी मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ चीज़ें क्या हैं। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। अब हमें क्वांटिटी वाइज हमें देखना है कि एटम्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, है ना। यानी कि हमने देखा कि इस साइड में हाइड्रोजन 2 है, इस साइड हमने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि वो ऑक्सीजन हमें 2 रेशो में लेके आना था, इसीलिए हमने सामने की तरफ 2 लगा दिया। ये आपको दिख रहा है, 2 लगा दिया। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 2 दोनों साइड है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखो, जो सामने की यूनिट होती है ना, उसको, जो पीछे की यूनिट जो है, उन दोनों यूनिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, टोटल कितने हुए हाइड्रोजन, 4 है। तो यहाँ पर इसे 4 बनाने के लिए हमने क्या लगाया, सामने की तरफ 2 लगा देंगे, 2 2 ज़ा 4। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, इक्वेशन मतलब बैलेंस हो गई, है ना। तो यहाँ पर इस जो इक्वेशन हमने बैलेंस किया, इसमें आपने देखा कि कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर, ये वोल नंबर में आया आपका 2, यानी कि 1.5 कभी नहीं आया, 2.5 कभी नहीं आया, ठीक है। तो ये हमने जो हाफ में रेशो में, ये चीज़ हम कभी नहीं लेंगे, हम हमेशा क्या लेंगे, वोल नंबर में लेंगे। और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के सामने भी यूनिट कौन सी है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है ना, 1 है यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट। और ने वोल नंबर लिया हमने, हाफ नंबर हाफ डिजिट में कभी भी इसको एक्सप्लेन नहीं करते। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो वो स्मॉल वोल नंबर में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो पोस्टुलेट है, रिलेटिव नंबर इन काइंड ऑफ एटम्स आर कैन नॉट इन अ गिवन कंपाउंड, यानी कि रिलेटिव नंबर में ही आपका गिवन रहेगा, क्या रहेगा। जैसे कि देखो आपने H2O मॉलिक्यूल में देखा है, हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन का जो रेशो है, सिंपलेस्ट रेशो 1:8 रेशो में आता है, ठीक है। तो ये 1:2 रेशो ही आपका किसी भी आप सोर्स से आप लोगे कोई भी केमिकल कंपाउंड, तो वो एक सिंपलेस्ट रेशो आपको दिखाएगा, और एक वही सिंपलेस्ट रेशो में ही आपको देखने को मिलता है ना। तो ये आपका जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, वो हमने कुछ पोस्टुलेट्स यहाँ पर कवर किए हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका एटॉमिक मास। तो व्हाट इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का जो मास है, उसका 1/12 पार्ट से इसको मास को हमने क्या किया, कोई भी एलिमेंट होता है ना बेटा, तो वो एलिमेंट का जस्ट हम मास जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखो आपको ये चीज़ तो पता होगा कि हम जो एटम्स होते हैं, ये इतने स्मॉल पार्टिकल होते हैं ना, इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये तो सभी को पता होगा। अब इन्हें कैसे हम मेज़र करेंगे कि इसका मास क्या होगा, कोई भी एटम है उसका मास क्या होगा, यानी कि सपोज ऑक्सीजन का मास क्या होगा, है ना। तो ये जब ऑक्सीजन का मास हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हमें कोई स्मॉल यूनिट चाहिए। जैसे कि हम देखो काफ़ी सॉलिड यूनिट को हम मेज़र करते हैं, मास को जब हम मेज़र करते हैं तो हम किलोग्राम में लेते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट जो होता है वो आपका किलोग्राम में होता है। और हम जैसे कि डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मीटर यूनिट हम लेते हैं, है ना। मीटर आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। वैसे ही हम जो एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास यानी कि एटम्स तो काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, अब उन्हें भी तो मेज़र करने के लिए कोई यूनिट होना ज़रूरी होता है। तो वो यूनिट है आपका क्या है, मोल, ठीक है। वो यूनिट क्या होता है आपका, मोल। अब यहाँ पर मोल कंसेप्ट आज हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट मोल जो कंसेप्ट है उसी पर ही, वो जो मोल कंसेप्ट आया है वो किसके कैसे आया है, तो वो आपका आया है कार्बन 12 से, है ना। यानी कि कार्बन 12, यानी कि कार्बन के कुछ 3 आपको देखने को मिलेंगे एटमॉस्फेयर में, एक तो कार्बन 12 मास, और कार्बन 13 मास, इन कार्बन 14 मास। तो इनमें से जो हमने चूज़ किया वो कार्बन 12 मास चूज़ किया, ठीक है। तो कार्बन 12 मास को हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 12 हिस्सों में।
अब ये जो 12 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद में 12 हिस्सों में इसको जब डिवाइड किया तो वो 12 हिस्सों में से एक पार्ट है ना, यहाँ पर हम देखते हैं ये एक पार्ट जो रहेगा वो आपका क्या है, एटॉमिक मास यूनिट रहेगा। वो क्या रहेगा, वो आपका एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर हुआ? तो ये आपका एक एटम का जो मास है वो क्या है, कार्बन 12 एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट को हमने 12 पार्ट में डिवाइड किया और उसका एक पार्ट हमने क्या किसके इक्वल रखा, वो आपका एक एटॉमिक मास के इक्वल आया। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ लो। अब जैसे कि हमने एक सपोज़ एक वाटरमेलन को कितने हिस्से में डिवाइड किया, 12 हिस्सों में डिवाइड किया। उसमें से जो स्मॉल पार्ट आया है उस स्मॉल पार्ट से हम क्या एक स्मॉल पार्ट को हमने क्या नाम दिया, एक AMU या फिर 1 AMU उसका नाम दिया, एटॉमिक मास यूनिट नाम दिया उसको। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप अच्छे से क्लियर कर लो, समझ लो इसको। वन एटॉमिक मास यूनिट One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 mass of atoms of carbon 12। ठीक है, कार्बन 12 का जो हमने 12 पार्ट्स किए हैं उसमें से एक पार्ट का जो क्या है, वेट है यानी कि मास है, वो आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट हुआ। क्लियर हुआ? एटॉमिक मास को हम इस तरह से मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये एक एटम का मास हुआ, है ना। तो हम हाँ, तो ये जो आपका एक एटम का मास हुआ ना, इसी से ही हमने बाकी जितने भी टाइप के जितने भी एलिमेंट्स आपको एटमॉस्फेयर में दिखे उन्हें हमने मेज़र किया। कैसे मेज़र किया वो हम मोल कंसेप्ट में देखेंगे। अभी ये चीज़ क्लियर हुआ आपका? अच्छा, इसमें सेकंड टर्म ये है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ केमिकल एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन AMU। तो AMU से एक्सप्रेस करते हैं मास, एटॉमिक मास को। तो वो AMU का फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, इट इज़ द इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन द एटम। और ये जो आपका मास है ये आपका नंबर ऑफ टोटल इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, यही मास, एटॉमिक मास यूनिट। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट्स डिनोटेड बाय, यहाँ पर बाय आएगा, वो टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, बाय। तो इट्स डिनोटेड बाय AMU, या फिर हम कहें तो U से भी इसको डिनोट करते हैं। और U को क्या नाम दिया, एक और नाम क्या है आपका, यूनिफाइड मास। क्लियर हुआ? तो ये आपका एटॉमिक मास यूनिट कवर हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में हम मॉलिक्यूलर मास प्लस जो मोल कंसेप्ट है उसे हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।